हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकिता अग्रवाल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल हैं आपके जून 23 के लिए। ठीक है, और ये बेसिकली जो पूरी क्लास होगी अमेंडमेंट क्लास, वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। कैसे? देखो, ये आपके पूरे फुल चैप्टर्स हैं जिनमें अमेंडमेंट्स हैं। तो एक साथ क्या होता है ना, आप अमेंडमेंट्स एक तो को अभी आपने ढंग से पूरा रिवाइज भी नहीं करा होगा, आप अभी पढ़ाई करने के स्टेज पर हो, किसी के कुछ चैप्टर्स खत्म हुए होंगे, किसी के कुछ चैप्टर्स। तो दैट्स वाई मैंने ये जो अमेंडमेंट क्लास है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिससे कि आपके जो चैप्टर्स हो चुके हैं आप उस तरीके से कर लो पहले ही यहाँ से देख के। तो जो पार्ट 1 है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये लेसन 1, 4, 5, 7, 8 के टोटल 5 चैप्टर्स, जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, डेट कैपिटल एंड डिपॉजिट्स, चार्जेस, सीएसआर एंड अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो ये 5 टॉपिक्स जिसमें आपके अमेंडमेंट आई है चैप्टर्स में से, वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, एंड सेकंड पार्ट भी आपको इसके बाद मिल जाएगा जिसमें हम रिमेनिंग कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे आपका रिवीजन कंप्लीट हो रहा है आपके एंड पे, आप वहां उस तरीके से अपनी ये क्लासेस देख सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। बेसिकली इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है कि आपको फुल फ्लैश चैप्टर पढ़ के जाना है, बस इसमें कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जो मतलब एक तरीके से बेसिक है कंपनी लॉ का। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टेन्योर ऑफ कंपनी लॉ कमेटी। जो कंपनी लॉ कमेटी आपकी बनाई गई थी उसका जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो गया है बाय 1 ईयर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि लास्ट ईयर ऑल्सो मिनिस्ट्री हैड एक्सटेंडेड द टेन्योर टिल सितंबर 16, 2022। तो अब इसका सितंबर 1623 तक एक्सटेंड हो चुका है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसमें से आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चन आएगा, बट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये आपको बताया गया है। और एक्चुअल में कमेटी करती क्या है, कमेटी करती क्या है, हैज द मैंडेट फॉर एग्जामिनिंग एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। देखो, गवर्नमेंट को मतलब जो कमेटी है ये आपकी कमेटी है। ठीक है, यहाँ पे ये गवर्नमेंट है, तो जो कमेटी है वो नॉलेजेबल है, उसको पता है लॉज के जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं उससे क्या इफेक्ट होगा क्या नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को वो रिकमेंडेशंस देती है जो भी इश्यूज आ रहे हैं। आपने देखा होगा बेसिकली होता क्या है, जब आपका कोई लॉ बनता है, जैसे कि कंपनीज एक्ट भी बना 2013 का, तो उसके बाद से ही अमेंडमेंट आनी शुरू हो जाती है लॉज में। वो होती क्यों है, एक बार हम थ्योरी में लिख देते हैं कि दिस एंड दिस ये फलाना सेक्शन है और इसमें ये चीजें होंगी, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, या उससे प्रैक्टिकली क्या इश्यूज आ रहे हैं, उन सब चीजों को देखना और उसको उस पर रिकमेंडेशंस देना, पहले एग्जामिन करना और फिर रिकमेंडेशन देना टू दी गवर्नमेंट, ये बेसिकली कंपनी लॉ का पार्ट होता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, ये हमारा कंपनी लॉ की बुक है जिसमें कि पूरा आपका स्टार्टिंग से लेकर कमेटीज हैं। लाइक 1952 में स्टार्ट हुई थी, 1952 बाबा कमेटी थी, 1957 साक्षी कमेटी, संचार कमेटी, ये सारी कमेटीज थी अब से लेकर। ठीक है, तो जो आपकी अब लेटेस्ट कमेटी है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कंपनी लॉ कमेटी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूट कंपनी लॉ कमेटी फॉर एग्जामिनिंग एंड मेकिंग रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट ऑन वेरियस प्रोविजंस एंड इशू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है और ये मैंने आपको क्रॉस चेक भी करा दी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल इटसेल्फ। ठीक है, तो इस तरीके से ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई चीज है तो उसका इम्प्लीकेशंस क्या है और ये एक्चुअल में कहां से आया है। तो ये अमेंडमेंट आप जरूर देख के जाना। अब नेक्स्ट जो है आपकी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है। देखो, सबसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, जो आपकी डेफिनेशंस होती हैं वो होती हैं हमेशा सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 आप किसी भी लॉ का खोल लो, उसमें आपकी डेफिनेशंस गिवन होती हैं। ठीक है, तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 क्लॉज 1 एंड 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो डेफिनेशन क्या है, द पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी शेल नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड 40 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो
ये आपकी अमेंडेड जो है डेफिनेशन है। ठीक है, क्या समझे? देखो, आपकी स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो पेड अप कैपिटल टर्नओवर होगा, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो नहीं दे रखी है, उसकी मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि अगर स्मॉल कंपनी की आपकी पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर 4 करोड़ एंड 40 करोड़ से ज्यादा होती है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगर हम देखें अर्लियर क्या था, तो अर्लियर द डेफिनेशन वाज, ये देखो, स्मॉल कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट वाज रिवाइज्ड बाय इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड फॉर पेड अप कैपिटल फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs टू 2 करोड़ एंड टर्नओवर। मतलब वो इनिशियली ये बोलना चाह रहा है कि जो स्मॉल कंपनी की पहली डेफिनेशन आई थी, ठीक है, जो इनिशियल थी, वो पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर के बेसिस पे सबसे पहले थी 50 lakhs, उसके बाद हुई 2 करोड़ एंड अब 2 करोड़ के बाद, ये मैक्सिमम लिमिट की बात कर रही हूँ जो मैंने पहले बोली, स्मॉल कंपनी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो पेड अप शेयर कैपिटल की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो पहले क्या थी, 50 लाख, फिर वहां से अमेंड होके क्या हुई, 2 करोड़, और अब जो हुई है वो कितनी हुई है, 4 करोड़। ठीक है, ऐसे ही टर्नओवर, टर्नओवर कितनी थी, टर्नओवर इनिशियली कितनी थी, एक सेकंड, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 50 लाख टू 2 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग, हाँ, ये 2 करोड़ थी। ठीक है, 2 करोड़ से 20 करोड़ हुई एंड अब 40 करोड़ हुई। ठीक है, तो इस तरीके का चार्ट था। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आगे और भी लिमिट इंक्रीज हो सकती है, तो हाँ, लिमिट इंक्रीज हो सकती है। जो लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और जिन लोगों को ये होता है कि ना बिटवीन दी लाइंस और आगे पीछे का निचोड़ निकालना, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो मैक्सिमम लिमिट है जिसके बियॉन्ड गवर्नमेंट भी अमेंड नहीं कर सकती, वो पेड अप शेयर कैपिटल के लिए है 10 करोड़, मतलब ये जो हम चल रहे हैं, और टर्नओवर के लिए है 100 करोड़। ठीक है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर भी आपकी 4 to 6 हो सकती है, 6 to 8 हो सकती है, बट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम इन सब चीजों का पर्पस क्या है, एक साथ ही कर दो 10 करोड़, या 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। तो देखो, there are many advantages to corporates. This move of MCA expected to provide lenience for the compliance burden of about various small companies in the India. आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ होगा कि स्मॉल इंडिया के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, सॉरी, स्मॉल कंपनी के बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं इंडिया में, तो उसके लिए वो अवेल कर सकें, उसके हिसाब से ये होता है। द मूव इज लाइकली टू गेट मोर कंपनीज अंडर द स्मॉल कैटेगरी and advantage them in terms of compliance requirement. As due to this move, many companies will get exemption of so many compliances. जैसे कि आपने पढ़ा हुआ होगा स्मॉल कंपनी के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स में क्या है, एवरी कंपनी टू विच दीज रूल्स अप्लाई shall file return of deposit in form DPT3 and furnish the information contained therein as on 31st day of March of that ईयर। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सच हमें पता है कि DPT3 में हमें ऐसे ऐसे रिटर्न फाइल करनी होती है एंड 31 मार्च तक का जो भी होता है, बट यहाँ पर जो एक अमेंडमेंट आई है वो क्या आई है, ड्यूली ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ये तो है ही, एंड डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट शैल बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर इन यूनिफॉर्म DPT3। मतलब इसमें सिर्फ एक चुंगू सी छोटी सी अमेंडमेंट है कि पहले जैसे ऑडिटर करता था, अब उसको उसके साथ में डिक्लेरेशन भी देनी है। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, एवरी कंपनी टू विच दीज रूल्स अप्लाई shall file return of deposit e-form DPT3 and furnish the information contained therein as on 31st day of March of that year duly audited by the auditor of the company and declaration to that effect shall be submitted by the auditor in e-form DPT3. Also e-form DPT3 and DPT4 are substituted. ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के साथ आपको क्या देनी है, आपको एज अ ऑडिटर आपको डिक्लेरेशन देनी है। ओके,
नाउ चार्जेस, देखो चार्जेस क्या है अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट। बेसिकली मैं इसको एक लाइन में पहले बता देती हूँ कि जैसे आपके फॉर्म होते हैं CHG 1, 4, 8, 9, ठीक है, वो कंपनी फाइल करती है। बट अगर वो पर्टिकुलर कंपनी आपके इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है तो ये जो राइट होता है ये कंपनी से छीन के कहाँ चला जाता है, इसमें सॉरी लिक्विडेशन में है, वाइंडिंग अप में है, रिजोल्यूशन प्रोसेस में है, किसी में भी है, तो बेसिकली ये छीन के आपका किस पे चला जाता है, लिक्विडेटर पे चला जाता है, लिक्विडेटर पे चला जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे फॉर्म्स हैं ये कौन देखेगा, CHG 1 हो गया, 8 हो गया, ये सब कौन देखेगा, लिक्विडेटर देखेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू फाइल सच फॉर्म्स विद द रजिस्ट्रार। समझ में आया? बेसिकली ये सारे काम कंपनी के होते हैं, बट अगर कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस में है जहां पर आपको पता है कि कंपनी के जितनी भी राइट्स होते हैं और जो चीजें होती हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं टू द लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फिर इन सब चीजों के लिए। और इसमें इनिशियली आपका CHG 1 नहीं था, तो CHG 1E फॉर्म जो है वो आपका सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, ई फॉर्म। अब है आपका CSR, हर घर तिरंगा, सबने सुना होगा हर घर तिरंगा कैंपेन स्टार्ट हुआ था, आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, सो इसमें जो कॉस्टिंग थी उसको भी हमने किस में डाला, CSR के उसमें डाला, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए था। अब मैं इसकी क्लैरिफिकेशन आपको पढ़ के बता देती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है इशूड क्लैरिफिकेशन स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स ऑफ for हर घर तिरंगा on 26 July 2022. As per the clarification, spending of CSR funds for the activities related to it, like mass scale production and supply of national flag, outreach and amplification efforts, and other related activities will be eligible as CSR activities as per Schedule 7 of the Companies Act for just to promote education relating to the culture. तो हर घर तिरंगा की बेसिकली जो भी प्रोडक्शन हुआ, सप्लाई हुई, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, उसको हमने CSR की कैटेगरी में डाला और वो उस लिस्ट में जो शेड्यूल 7 में जो आपकी लिस्ट है CSR एक्टिविटीज की उसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये था टू द फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन रिलेटिंग टू आवर कल्चर। ठीक है, अब देखो शेड्यूल 7 के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन है, जो पॉइंटर्स हैं, सब हैं, वो आपको बेयर एक्ट में मिलेंगे और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू रीड एंड कंसिडर द बेयर एक्ट अलोंग विद योर स्टडीज, बिकॉज धीरे धीरे ही जिस तरीके से आप पॉइंट बाय पॉइंट, सेक्शन बाय सेक्शन आप पढ़ोगे, आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी और आप रिलेट कर पाओगे, आप बिटवीन दी लाइन समझ पाओगे। जो बड़ा सा इशू हुआ था वो नहीं होगा क्योंकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। कौन सा इशू? जो चेकिंग में हमें नजर आया है। ठीक है, आप अपने आंसर इस तरीके से प्रेजेंट करो ना कि कोई लूप होल ही ना रहे, कि एग्जामिनर को तो आंसर ये लिखा है, बच्चे ने इस तरीके से लिखा है, उसको देने ही देने हैं मार्क्स। ठीक है, चलो, तो ये सोशल रिस्पॉन्स, देखो सबसे पहले इसकी जो एक और है अमेंडमेंट, सबसे पहले तो CSR कमेटी कब रिक्वायर्ड है बनानी, तो उसके लिए आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए 500 करोड़ और मोर, 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ और उससे ज्यादा, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और उससे ज्यादा। ठीक है, अब इसको ना याद करने का, मैंने बहुत सारे बच्चों से CSR की जो रिक्वायरमेंट है, किस पे एलिजिबल एप्लीकेबिलिटी, मैंने बहुत बच्चों से पूछा, जैसे बच्चों से बात होती है और वो इतने कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको चीज़ समझ में नहीं आती। इसका सबसे अच्छा तरीका जो मैंने अपने टाइम पे अपने एक मेंटोर, अपने एक टीचर से समझा था, उसका है तारे जमीन पर। तारे बहुत सारे होते हैं, तो दैट रिलेट टू व्हाट, टर्नओवर। T फॉर तारे, बहुत सारे होते हैं, तो आप देखोगे टर्नओवर की जो फिगर होती है वो सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 1000 करोड़। ठीक है, तारे लैंड पर, लैंड, लैंड क्या हो गया आपके लोन्स वगैरह, यहाँ पे वो है नहीं। ठीक है, और पी हो गया आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी, ये लोन्स की तो यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे है 5 करोड़, और फिर आपका इसका प्रॉफिट है
प्रॉफिट का ये 5 करोड़। ठीक है, देखो बेसिकली क्या आइडिया होता है यहाँ पे, तो चलो नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट आ गया, बट हर जगह आपका एक बेसिक होता है कि आपके टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल एंड आपके लोन्स वगैरह। तो आपको इस तरीके से याद करना है ताकि आपको सीक्वेंसिंग के थ्रू याद हो जाए। टर्नओवर सबसे ज्यादा होता है यानी 1000 करोड़। ठीक है, ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट CSR कमेटी। तो यहाँ आपको कमेटी जो है वो आपको बनानी पड़ेगी। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो अमेंडमेंट है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब ऊपर पढ़ो। Rule 3 subsection 1 has been inserted stating that a company having any amount in its unspent CSR account as per section 135 subsection 6 shall constitute a CSR committee and comply with the provisions contained in 2 to 6 of the said section। अब इसका थोड़ा सा हम एनालिसिस पढ़ते हैं। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश CSR कमिटी टू मॉनिटर and execution of their CSR commitments and in particular any funds in their unspent corporate social responsibility account। उसमें कुछ पैसे पड़े होंगे जो अभी तक नहीं हुए स्पेंट। ठीक है, तो उसके लिए आपको बनानी है। साथ ही में जो भी उसकी कॉस्ट आएगी ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, द अमेंडमेंट प्रोवाइड दैट द कॉस्ट ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट विच कैन बी कंसिडर्ड एज CSR स्पेंडिंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन। बेसिकली देखो होता क्या है, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली जो भी हम चीजें सोसाइटी के लिए करते हैं और कोई उस पर जो कॉस्ट आती है, जैसे कि हर घर तिरंगा, वो हमने किसके लिए करा, सोसाइटी के वेलबींग के लिए करा, ताकि हमारा जो कल्चर है वो अच्छे से प्रमोट हो सके और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं पता उनको एजुकेट कर सके। राइट, अब ये सब करते हुए मैं उसी का एग्जाम्पल ले रही हूँ, हर घर तिरंगा को तो कॉस्ट आई होगी, प्रोडक्शन हुआ होगा, ठीक है, उसकी सप्लाई आई होगी, तो वो सारा जो फंड है, जो सारी कॉस्ट है बेसिकली, उसको किस तरीके से स्पेंड करना है वो ऐसे ही उसके बारे में बता रहा है कि द अमेंडमेंट प्रोवाइड द कॉस्ट ऑफ सोशल इम्पैक्ट assessments which can be considered as CSR spending cannot be greater than 2% of all CSR expenditure for applicable financial year और 50 लाख whichever is higher। मतलब बेसिकली वो ये कह रहा है कि जितना भी आपका CSR में फंड है, ठीक है, ये CSR फंड है, ठीक है, जो भी उसकी जो कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल उसका 2% और 50 लैक्स, जो भी ज्यादा है इनमें से, whichever is higher, मतलब उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप स्पेंड करो इसके अंदर ही स्पेंड करो। 2% ऑफ दिस और 50 लैक्स, पोटली जितनी पोटली है उसमें से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2% ऑफ ऑल CSR एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंडिचर्स के लिए आपने इस पोटली में पैसे रखे हैं, और 50 लाख विच एवर इज हायर, उससे ज्यादा आप खर्च नहीं करोगे। और इसी के साथ एक अमेंडमेंट आई है, एक न्यू फॉर्मेट आया है कि जो भी आपकी CSR एक्टिविटीज हैं उनकी डिटेल आप एनुअल रिपोर्ट में दोगे एक नए फॉर्मेट में। ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो सके कि आपने कहाँ पर क्या एक्सपेंड किया है। ठीक है, स्पेंड किया है। अभी आपकी इस पार्ट की लास्ट है अकाउंट्स ऑडिटेड, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, मैं आपको पहला बता देती हूँ। अर्लियर टू दिस अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन अंडर प्रोसीड वाज पनिशेबल एज पर सेक्शन 450 punishment where no specific penalty or punishment is provided of the Companies Act 2013। तो बेसिकली पहले कोई एक पर्टिकुलर पेनल्टी नहीं डिफाइन थी इस पर्टिकुलर सेक्शन में, अब है। अब क्या है, अब इसको पढ़ो। The amendment substituted Rule 13 punishment in case of non-compliance of NEFRA Rules 2018 by stating that whoever contravenes any of the provisions of these rules shall be punishable with fine not exceeding 5,000 and where the contravention is continuing one, तो 500 आपको डेली लगेगा। तो बेसिकली जो निफ्रा में जो कॉन्ट्रवेंशंस पहले होते थे उसमें कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं थी, अब उन्होंने 5,000 की स्पेसिफिक पेनल्टी डाल दी है, और अगर ये आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है तो 500 आपको पर डे देने होंगे।
ठीक है, तो ये हमारा पार्ट ए की जो अमेंडमेंट्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे अपना अमेंडमेंट इन शेड्यूल 3 से, ठीक है। ओके, सो बाय बाय एंड रिवाइज करना अच्छे से। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।